को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया, सब बढ़िया। अरे क्या बात है, आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। आप सबका पहले तो मैं पूरी ही हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूं। और हमारा जो आज का ये खास शो है जिसका नाम है युवा समय, और उसकी आज एक बहुत ही खास पेशकश में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो एक बार आप लोग हमारे शो के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम गुरु है। आज का मैं आपका होस्ट हूं। मैं मध्य प्रदेश का एक स्टैंड अप कॉमिक हूं, बट केवल मेरे तक ही ये बात सीमित नहीं है। मैं अपने साथ मेरे साथी कलाकार, मेरे साथी स्टैंड अप कॉमेडियंस को मध्य प्रदेश के काफी नामी ग्रामी जो लोग हैं उनको चुन चुनकर आज के शो को 4 चांद तक पहुंचाने के लिए लेकर आया हूं। तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। और जी, एक एक करके मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। मेरा सबसे खास, मेरा बहुत ही प्यारा भाई है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा हमारे बीच में ब्यौरा से आते हैं, तो एक बार आप लोग कृष्णा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और साथ ही जिसे झीलों का शहर भोपाल कहा जाता है, मध्य प्रदेश का हृदय भी है, तो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे बीच में है सत्यम सोलंकी। एक बार सत्यम सोलंकी के लिए जोरदार तालियां। और साहब प्यार से हम जिसे चॉकलेटी बॉय बुलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में आदित्य जैन अशोक नगर से हैं। एक बार आदित्य भाई के लिए भी जोरदार तालियां। और चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इंदौर के लोग केवल शिव के ऊपर मरते हैं, अगर उन्हें प्रेम होता है तो शिव से होता है। तो ऐसे ही पोहे के अंदर शिव डाले जाने की तरह भोपाल में हम लोग बुलाए हैं इंदौरी हमारे शुभम यादव को। तो एक बार शुभम यादव के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत खुश था जैसे ही मुझे मेल पहुंचा कि भाई दूरदर्शन के लिए हमें ये शूट करना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, मैं सुनो तुम्हें पता है मैं न्यू ईयर के इवेंट में दूरदर्शन पे आऊँगा टीवी पे। कह रहे हैं वाह अच्छी बात है, पर दूरदर्शन वालों की क्या मजबूरी थी? मैंने क्या ही बता दूं भाई, क्या मजबूरी थी। बढ़िया बढ़िया। यहाँ तो यार अच्छा मम्मी और बेटे भी आए हैं। हेलो हाय, क्या नाम है सर आपका? देवांश। देवांश, आज आपका बर्थडे है मैंने सुना है, आपकी भी क्या मजबूरी थी बेटा? बर्थडे तो अच्छी जगह मनाना चाहिए था। बढ़िया बढ़िया। बट देवांश आपको हैप्पी बर्थडे। आप बहुत ऐसे ही नव वर्ष में आप बहुत खुशियां और बहुत प्यार बटोरें। बड़ा होके स्टैंड अप कॉमिक बनना। हाँ, पेट नहीं पाल पाते हैं बेटे। बढ़िया है दोस्तों। पर ऐसा है, मेरा नाम सत्यम गुरु, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब मेरी मम्मी का मूड जब जब खराब हुआ है तो केवल मैंने ही उनको ठीक किया है। मेरी माँ ऑफिस से जब भी लौट कर आती हैं और मुझे देखती हैं, कूट देती हैं, मुझे कूट के उनका मूड ठीक हो जाता है। ऐसे ही मुझे आप दोनों का प्रेम दिख रहा है। एक बार हम ये माँ बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय मैं आपका खाऊंगा नहीं, वरना आप लोग कहेंगे कि हम तो किन्हीं और को सुनने आए थे, तुम कौन हो? ठीक है, तो मैं बिना टाइम गवाए हमारे पहले परफॉर्मर को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे कृष्णा। आप लोग सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों ने सत्यम भैया को देखा, उनके लिए मत बजाइए, रहने दीजिए। मम्मी नौकरी कर रही है, भाई ने लोन पे आईफोन ले लिया, अब मम्मी डबल नौकरी कर रही है। बचपन से मेरा भी ऐसे, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से कितने हैं? गिव मी अ लाउड चेयर। देखो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को लाइफ में पैसे के अलावा एक और चीज चाहिए होती, और वो है इज्जत। और मुझे बचपन से नहीं मिल रही। पता है, मैं बचपन में ऐसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था, लड़कियां राखी बांध के हैप्पी भाई दूज बोल जाया करती थी। एक दिन एक लड़की ने राखी बांधी, राखी बांधने के बाद बोलती कल से तुम मेरी रक्षा करना। मैंने कहा बहन मेरे से मेरी नहीं हो पा रही। अभी जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज वाले मजे ले रहे हैं। कॉलेज वालों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दी।
और मेरे से बोल रहा है पार्टिसिपेट करो। मैंने कर लिया पार्टिसिपेट। मैं गया डॉक्टर के पास ब्लड डोनेट करने, डॉक्टर ने मना कर दी, कहते नहीं नहीं बेटा तुम डोनेट मत करो। मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हारे लिए तो करवा रहे हैं। कहीं पे भी इज्जत नहीं मिल रही मैम, मैं आपको बता रहा हूँ। जिम वाले एडमिशन नहीं दे रहे मेरे। मैं एक जिम ट्रेनर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे जिम करनी है। कहते बेटा तुम रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं नहीं सर मुझे तो जिम करनी है। कहते हम नहीं कराएंगे, किसी दिन डंबल के नीचे आके मर गए हमारे माथे आओगे। कहीं पे भी इज्जत नहीं, मुझे अपने सपनों में इज्जत नहीं मिल रही है सर। कहीं पे अपने सपनों में इज्जत नहीं मिल रही। परसों अपने सपने में खुद मर गया। मैं अपने सपने में मर गया, मेरा दोस्त बहुत जोर जोर से रो रहा। मेरा दोस्त मेरे पापा से बोल रहा, अंकल आपका लड़का जवान का बहुत पक्का था, इसने बोला था कि मर जाऊंगा तेरे 500 रुपए नहीं दूंगा। जहां तक मुझे लगता है मेरे दोस्तों की वजह से इज्जत नहीं मिलती। एक बार मैं और मेरा दोस्त पिज्जा हट पे पिज्जा खाने गए, वेटर आया, वेटर सबसे पूछा सर आपको क्या चाहिए, सर आपको क्या चाहिए। हमारे पास आया और बोलता और चंगू मंगू क्या चाहिए। मैंने कहा इज्जत जो तुम दे नहीं रहे। तो वेटर ने तरीके से पूछा सर बताइए आप कौन सा वाला पिज्जा लेंगे। मेरा दोस्त बोल रहा 99 वाला। वेटर बोल रहा इसलिए इज्जत नहीं दे रहा था। कहीं पे इज्जत नहीं मिल रही है मैम, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे परफॉर्म करता रहता हूँ। एक जगह मैं परफॉर्म कर रहा था, सामने एक लड़की बैठी थी, मैंने तारीफ कर दी मैम। मैंने कहा मैम आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। कहती है काश तुम भी होते। कहीं पे भी इज्जत मिल। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मेरा मेकअप करा मैम ने, और मेरा मेकअप करने के बाद मेकअप किट तोड़ दी। कहती ऐसी स्किन पे आज तक नहीं करा। कहते इससे अच्छा तो मैं दीवार पे कर लेती। कहीं पे भी इज्जत नहीं मिल रही, कहीं पे भी। मैं अभी फेस वॉश लेने गया था, मैं जनरल स्टोर पे फेस वॉश लेने गया, वो मजे ले रहा है। कहता भैया आपको कौन सा फेस वॉश चाहिए, 100 वाला या 500 वाला। मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है। कहते 100 वाले में तुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे और 500 वाले में 500। और थोड़ी देर बाद मेरे से बोलता तुम फेस वॉश मत लो। मैंने कहा क्यों। कहते तुम्हारे घर में बनियान है। मैंने कहा हाँ बनियान तो है। कहता उस पे साबुन लगा के मुंह पे रगड़ो। बिल्कुल इज्जत नहीं मिली। मोहल्ले की आंटियां मजे लेके चली जाती। मोहल्ले की एक आंटी एक गिलास में अपने बच्चे के लिए दूध लेके आई। वो बच्चा दूध नहीं पी रहा, आंटी मेरी तरफ उंगली करके बोल रही है पी ले वरना ऐसा हो जाएगा। उस टाइम मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, मुझे ज्यादा बुरा जब लगा जब बच्चे ने डर के मारे दूध भी पी लिया। मैं जैसे मैं वैसा दूं वैसे मेरा नाम कृष्णा है और मामा का नाम कंस। उनका नाम है नहीं कंस, उनके लक्षण कंस जैसे। वो जब भी हमारे घर आते हैं उल्टी सीधी बात करते हैं और उन्हें देख के मेरे अंदर से आवाज आती कि सही समय आने पर इनका वध मैं ही करूं। ये वाला जोक एक दिन मैंने मामा को सुना दी, उन्हें बहुत पसंद आया, पर पता नहीं क्या हुआ अब वो हमारे घर नहीं आते। वही तो सर ऐसे मामा है मेरे। कहीं पे भी इज्जत नहीं मिल रही सर। मैंने सोचा फिर इज्जत कैसे मिलेगी। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई लाइफ में इज्जत कैसे मिलेगी। उसने कहा भाई लाइफ में इज्जत कमाने के लिए सीधा तरीका है, आप सामने वाले को इज्जत दो, सामने वाला आपको इज्जत दे। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं, मैं उन अंकल के पास जाऊंगा, उन अंकल के पैर छू के उनको इज्जत दूंगा, आशीर्वाद के रूप में वो मुझे इज्जत देंगे। गुड आइडिया, आप लोग मेरे साथ हैं। आज हम इज्जत लेके जाएंगे घर। ठीक है, मैं पहले दिन सुबह उठा, मस्त नहाया धोया, अंकल के पास गया, अंकल के घर के पास गया, अंकल बैठे थे तो मैंने ऐसे डायरेक्ट पैर नहीं छुए। मैं गया, मैं अंकल के पास बैठ गया, गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अंकल उनको देख रहे थे और उनको देख के मेरे से बोलते हैं कि बेटा तुझे पता है मेरा भी सपना था कि मैं बचपन में सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं। मैंने कहा अंकल आपने अपना सपना पूरा क्यों नहीं किया। कहते बेटा अपन ना मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के सपने नहीं सिर्फ जरूरतें पूरी होती। मैंने कहा अंकल फालतू की बातें नहीं। इज्जत दे रहा हूं, इज्जत दो, ज्ञान नहीं। उस दिन मूड ही खराब हो गया। मैं सोचा आज तो इज्जत का कोई प्लान कैंसिल करते हैं, दूसरे दिन जाते हैं। दूसरे दिन मैं सुबह उठा, मस्त नहाया धोया, गया तो अंकल बाहर ही नहीं बैठे थे। तीसरे दिन मैं सोच के गया आज कुछ भी हो जाए आज अंकल से इज्जत लेके रहूंगा।
मैं अपने घर से बाहर गया, अंकल के घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि अंकल के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी। मैं और अंदर गया तो मैंने देखा कि जो अंकल का लड़का था, अंदर गया तो बहुत भीड़ लग रही थी। मुझे पता चला अंदर जाके कि अंकल, जिन अंकल के पास मैं रोज इज्जत के लिए आ रहा हूँ, वो अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं और अंदर गया तो मैंने देखा कि अंकल का लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था, पर अंकल के लड़के से ज़्यादा मैं रो रहा था, क्योंकि उस लड़के का सिर्फ बाप गया था। मेरी इज्जत गई थी। कहीं पे मेरी मम्मी इज्जत नहीं कर रही यार। मम्मी घर पे मोहल्ले की आंटी से बात कर रही है, तो वो मोहल्ले की आंटी से मेरी मम्मी कह रही है आपका लड़का क्या करता है, तो वो आंटी बोल रही हमारा तो IAS की तैयारी करता है। उन आंटी ने मेरी मम्मी से पूछा आपका क्या करता है, मेरी मम्मी बोल रही हमारा तो बस शर्मिंदा करता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं। मैं अभी आर्मी की भर्ती देने गया तो पहले तो वो मुझे देख के हंसने लगे। मैंने कहा सर मुझे देश की सेवा करनी है। कहते बेटा घर चले जाओ, कुछ ऊंच नीच हो गई, देश को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। बाल काटने वाले बेइज्जती करते थे। मैं बाल कटाने गया, उसने बाल काटने के बाद बोल रहा भैया आपके बाल बहुत अच्छे। मैंने कहा थैंक यू। कहता फेशियल करा लो, मुंह भी हो जाएगा। ये क्या तरीका हुआ तारीफ करने का। कहीं पे भी इज्जत। पापा मजे ले रहे, पापा बोल रहे बेटा लाइफ बॉय से मुंह धो ले। मैंने कहा क्यों? कहते कब तक कीटाणु जैसी शक्ल लेके घूमता रहे। क्या बता, मेरी मम्मी बिल्कुल भेदभाव नहीं करती, औलाद हो या पति। दोनों को बराबर झाड़ू से मारती। छोटे भाई को लात से मारती। एक दिन छोटे भाई को ऐसे लात से मार रही थी। मैंने कहा मम्मी मत मारो मर जाएगा। मेरी तरफ ऐसे घूर के देखा, मैंने कहा मार दो, सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। और भरी जवानी में मैं अगर आपकी गर्लफ्रेंड ना हो तो बुरा लगता है, पर अगर आपके छोटे भाई की हो तो ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन मेरा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से छत पे बात कर रहा। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई, तूने अभी से गर्लफ्रेंड बना ली? कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, तुमसे बन जाए, तुम बना लो। और मैं सबसे पहले मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत क्यूट होती है, इनोसेंट होती है, समझदार होती है, अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता था। फिर मैंने 2 लड़कियों को चुगली करते हुए सुना। अब औरत जात से भरोसा उठ गया। मजाक नहीं कर रहा, 2 लड़कियां एक लड़के की बेइज्जती कर रही थी कि उस लड़के को डार्क सर्कल है। वो तो रात भर बातें करता रहता है, चैट करता रहता है, वो तो है ही ऐसा, तो रात भर उसको डार्क सर्कल है। उस लड़के की इतनी बेइज्जती कर रही है क्योंकि उसे डार्क सर्कल है, और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा तो पूरा सर्कल ही डार्क है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या बात है दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। बहुत बढ़िया, पूरे ब्यावरा का नाम रोशन करेगा आज कृष्णा हमारे डीडी मध्य प्रदेश पर। एक बार और जोरदार तालियां हम लोग कृष्णा के लिए बजाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब ना ये कृष्णा मुझे पहली बार मिला तो मेरे पास, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शो किया, रात में एक मैसेज आता है कि सर मैंने आज आपका शो अटेंड किया, बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? मैं खुश हो गया, मैं अरे लड़की कॉल कर रही है, मैं हाँ करिए। तो कहते हेलो आपने आज बहुत अच्छा शो किया। तो मैं तुम बोल रही हो कि बोल रहे हो? फिर इसने अपनी जब फोटो भेजी तो फिर मुझे लगा कि तुम वहीं तक रहो। बढ़िया। बट कृष्णा मैं सच बता रहा हूँ, पहले मुझे ऐसे दिखा, मुझे बताया गया कि सुनो अब एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन मार्केट में आने वाला है, ऋतिक रोशन फेल है इसके सामने, मस्कुलर बॉडी। और फिर मुझे आदित्य जैन दिखा दिया गया। बढ़िया है, पर आदित्य जैन भी हमारे बीच में। आप लोगों ने दोस्तों कॉमेडी सुनी होगी, कॉमेडी और पोइट्री दोनों का मिक्स एक आर्ट फॉर्म है जिसको कॉमेडी बोलते हैं। कॉमेडी जी, आप देख रहे हो कितने चालू लोग हैं, 2 आर्ट फॉर्म एक साथ मिला के दोनों की पेमेंट खाने की सोच रहे हैं। बट हम कॉमेडियन को बुलाएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा एक और छोटा भाई जिसका नाम सत्यम सोलंकी है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से आता है, इतना चालू इंसान है, इतना चालू इंसान है, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा पेट्रोल डलवाने के पैसे दूंगी। ऐसे व्यक्ति हैं ये। पर मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोरदार तालियां हमारे सत्यम सोलंकी के लिए बजाएं और अगली परफॉर्मेंस के लिए वो आ जाएं। हाय दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां सत्यम भैया के लिए।
बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, अच्छे लगे ना आपको ये? पता है ये इन्हें फार्मेसी की थी दोस्तों, और अभी ये फार्मिंग करते हैं। और मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, आप यहाँ सब लोग कवि लोग भी हैं कुछ कुछ। आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन साहब का नाम सुना है? उनकी एक लाइन है, उससे शुरुआत करते हैं। उनकी एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, है ना? तो दोस्तों हमने यही सब बातें करके अपनी बहन की अरेंज मैरिज करवाई थी। अब वो हमसे लड़ रही है, कहती इसकी भी करवाओ। मैंने बोला बहन तू मेरी बात समझ यार, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके बगैर मेरा कहीं मन नहीं लगता। कहती भाई तू मेरी बात समझ, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। फिर मुझे कुछ दिन बाद समझ में आया मन का ना हो तो ही ज्यादा अच्छा होता है। कम से कम दूसरे पे इल्जाम तो डाल सकते हैं कि अब अगर नहीं उठ रही है बहू सुबह 6 बजे तो मैं क्या करूं मम्मी, आपने तो दहेज डिसाइड करा था। और दोस्तों मैं इधर, मेरे को बताओ यहाँ पर कोई है जिसके स्कूल में हिंदी बोलने में फाइन लगता था या लगता है? बच्चों में कोई है? कोई नहीं, सब एमपी बोर्ड वाले हैं। अच्छा कुछ कुछ हैं सीबीएसई वाले भी। बट मैं अपना बताता हूँ, मेरे स्कूल में हिंदी बोलने में फाइन लगता था। तो दोस्तों हम सब फिर भोजपुरी में बात करते थे। भाई हाँ बहुत अजीब स्कूल था। मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त था, पता है कुछ बच्चे होते ना जिनका शरीर उनकी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरा एक दोस्त था भाई, वो एज में मुझसे छोटा था लेकिन वो लगता इतना बड़ा था ना कि अगर वो मूछें रख ले तो उसके पापा उसको बड़े पापा बोलने लगते थे। हाँ यार सच में बहुत बड़ा लगता था। उसके घर पे बच्चे आते थे, बच्चे बोलते भैया घोड़ा बनो। ये कभी घोड़ा बन ही नहीं पाता था, क्योंकि घोड़ा बनता था गैंडा हाथी लगता था। एक बार वो बिन पूछे क्लास के अंदर घुस गया। उसको देख के मैडम ने मुंह ढाक लिया कि अरे जेठ जी आ गए। बहुत वो था, कंजूस भी बहुत था मैम। वो उसका नाम हनी था, बहुत कंजूस था, एक नंबर का बनिया आदमी। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, हम डॉक्टर के पास गए, है ना। हमने उसको, डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, ठीक है, उसको टेस्ट लिखी, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो दुखी हो गया, कहता भाई पैसे बर्बाद हो गए। मैंने बोला भाई HIV की रिपोर्ट थी, पॉजिटिव आ जाती खानदान बर्बाद हो जाता। हाँ, और बहुत सच में बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है। उसने कभी अपने बर्थडे के दिन पार्टी नहीं दी, उसने कभी बर्थडे के दिन पार्टी नहीं दी। एक बार मैंने उससे बोला देख अभी दोस्त लोग भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे को भूख लग रही, कुछ खिला दे। तो कहता अरे भाई मैं हूँ, किस बात की टेंशन है। दुकान पे गया और 5 रुपए वाला पाली जी का बिस्किट ले आया, कहता ले भाई खा ले। तो मैंने उससे बोला भाई ये जो बिस्किट है ना हम कुत्तों को डालते हैं, तो कहता हम भी। फिर हम दोनों ने खाए साथ में। हाँ बहुत बहुत कंजूस। और मैं आपको बताऊं ना, वो हमारे स्कूल का सबसे अमीर बच्चा था, क्योंकि बनिया लोग कंजूस होते हैं। और पता हमारे स्कूल का वो सबसे अमीर बच्चा था। बट आप आयरनी देखो, हमारे स्कूल में 12 साल एनुअल फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन के दिन एक्ट होता है ना, उसमें 12 साल सुदामा बन के आया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, मेरे जो पापा है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ट हैं। मेरे पापा इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ट है ना कि एक बार अभी कुछ दिन पहले मेरे बुआ के लड़के की शादी थी। शादी के बाद मैम वो रस्में नहीं होती कि वो मछली में निशाना लगाना होता है, वो अंगूठी ढूंढनी होती है, उसमें मेरे बुआ का लड़का सब में हार गया। उसको इतना बुरा भी नहीं लगा जितना मेरे पापा को बुरा लग गया यार। मेरे पापा ऐसे दुखी हो गए, कहते बेटा ये तुमने क्या लड़कों की इज्जत गिरा दी है। तुम सत्यम तुम मानोगे नहीं, तुम्हारी मम्मी पल के नहीं झपका पाई थी, उससे पहले मैं सारी रस्में जीत गया था। उतने में मेरी बुआ बोल पड़ी, कहते लेकिन भैया क्या फायदा ऐसी जीत का जब घर में चलती भाभी की है तो। और मैं आपको बताऊं मेरी बुआ बहुत सपोर्टिव है, सच में बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरी बुआ। मेरी बुआ इतनी ज्यादा सपोर्टिव है ना, एक बार मेरे घर में लाइटर खराब हो गया था, वो खुद आ गई थी घर में आग लगाने के लिए। मेरा होली बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, लेकिन मैं इंडियंस मॉम्स को बताना चाहता हूँ कि मम्मी होली रंगों का त्योहार है, इसे गरीबी का प्रतीक मत बनाया करो। भाई ऐसे फटे पुराने कपड़े निकाल कर देती है ना होली के दिन। एक बार वही कपड़े पहन के मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया, उसकी मम्मी ने मुझे भिखारी समझकर बाहर भगा दिया। मैंने वहीं खड़े होकर उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई तेरी मम्मी ने मुझे भगा दिया, मैं तुझसे मिलने आया था, तू कहाँ खड़ा हुआ है। तो कहता भाई मैं घर के पास ही तो हूँ। मैंने कहा कहाँ है, कहता देख मेरे घर के सामने एक भिखारी खड़ा हुआ है।
उसके पीछे ही खड़ा हुआ हूं मैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। देखो, अब इंडियन फेस्टिवल की बात हो गई है और सब खुली गए हैं, तो मैं एक और चीज़ बता दूं। मेरे को होली तो बहुत पसंद है, लेकिन जो थोड़ा कम पसंद है ना, वो त्योहार मेरे को एक ही लगता है, वो है रक्षाबंधन। हाँ, नहीं खर्चा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्यों लगता है, आप आके सुनिएगा। रक्षाबंधन मेरे को इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरी एक बहन है, मैं खुश हूँ उसके साथ, पर जिन लड़कियों का भाई नहीं होता वो आके मुझे राखियाँ बांध देती हैं। यार मतलब ये कौन सी बात होती है। और मेरे बचपन के ट्रॉमा है, आपने देखा होगा फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन आसपास में आता है। मैं स्कूल में एक बार गया, तो एकदम से लड़कियां झुंड में 1 दर्जन लड़कियां मेरी तरफ भागती हुए आ रही थी। मुझे लगा फ्रेंडशिप डे है, बैंड बांधेंगी। भाई साहब कंधे तक राखी बांधी थी, कंधे तक। उस दिन मेरे को विधायक की लिए इज्जत बढ़ गई। मुझे उस दिन पता लगा विधायक कैसा फील करता हो कंधे तक राखी बंधवाने। और इस रक्षाबंधन के बंधन से मेरा तब विश्वास उठा मैम, जब मैंने 2 लड़कियों को लंच में ये बात करते हुए सुन लिया कि और बहन तेरा कितना कलेक्शन हो गया है। कलेक्शन धंधा है ये कोई। और देखो, कोई भी रिश्ता हो उसमें कंसेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, है ना, आपको एक कंसेंट लेना चाहिए। लेकिन लड़कियां भाई बनाने से पहले कोई भी कंसेंट नहीं ले रही हैं। हर कहीं से आती हैं, हाथ पे राखी बांध देती, कहती आज से तुम मेरे भाई हो। भाई किसी दिन लड़के हर कहीं से भी आए और गले में आके मंगलसूत्र बांध दिया तो जिंदगी भर का बंधन बन जाएगा। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस। गो बैक टू योर होस्ट। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सत्यम सोलंकी के लिए। बहुत बढ़िया। सत्यम, कितनी लड़कियां तुम्हारी अब तक बहन बन चुकी हैं? तुमने कभी ऐसा ट्राई किया कि जाके मंगलसूत्र पहना दूं? नहीं किया। चलो बढ़िया। दोस्तों, बहुत ही प्यारे हमारे सत्यम सोलंकी आए, बट अब मैं मेरे चॉकलेटी बॉय को बुलाने जा रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, कॉमेडी की एक छोटी सी रचना मैंने भी कर रखी है। किसी को ऐसे प्यार में धोखा मिला है यहाँ पे? सर आपको मिला है? ये जैकेट वाले सर, मैं बताता हूँ आपको, जिन जिन लड़कों को प्यार में धोखा मिला, तब एक कॉमेडी की छोटी सी रचना मैंने भी करी कि गमों का जाम दिए जा रही है। क्या कि गमों का जाम दिए जा रही है, वो काम हराम किए जा रही है, किए जा रही, कि गमों का जाम दिए जा रही है, वो काम हराम किए जा रही है। मैं माफ पे माफ किए जा रहा हूं, वो धोखे पे धोखा दिए जा रही है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कॉमेडियन आदित्य जैन। एक बार जोरदार तालियां। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप लोगों को शादी किस किस की हो गई है? सर की शादी हो चुकी है, बाकी 1-2 लोग और दिख रहे हैं जिनकी शादी हो गई है। दोस्तों, मैं औरतों के बारे में आपको बता रहा था। मुझे लगता है कि औरतें बड़ी समझदार होती हैं, ठीक है, और वो समझदारी वाले क्वेश्चन ही पूछती हैं। जैसे एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पापा से पूछा कि बेबी, अगर मैं कभी मर जाऊंगी तो तुम क्या किसी और से शादी कर लोगे? तो पापा ने कहा कि नहीं करूंगा। उन्होंने फिर पूछा कि अगर मैं बताऊं मर जाऊंगी 10 साल बाद तो तुम किसी और से शादी कर लोगे? पापा ने कहा नहीं, अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम बताओ तो पापा ने कहा कि अरे ऐसा ही था तो पहले ही बता दी, तो मैं दूसरी वाले को घर पे ले आता। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आंखें ठीक होनी चाहिए, है ना, आदमी को दिखना बढ़िया चाहिए, क्योंकि ना आंखें खराब हो जाती तो बहुत सारी समस्या आती है। उस पर एक शेर लिखा था मैंने, सुनिएगा कि दोपहर का वक्त था, ये शाम यूं गहरी नहीं थी, और चल रही रफ्तार से ये गाड़ियां ठहरी न थी, और दिन दहाड़े 4 बेगमों का मैंने हाथ पकड़ा, खुदा का ये कमाल था एक भी मेरी न थी। ठीक है दोस्त। और शादीशुदा औरतें जो होती हैं ना मैडम, उनकी पहचान बहुत इजीली हो जाती है। जैसे कि वो मंगलसूत्र पहने होती हैं, मांग में सिंदूर भरे होती हैं, लेकिन शादीशुदा मर्दों की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था कि कैसे पहचाना जाए कि शादीशुदा मर्द कैसा दिखता है। तो उस पर देखिएगा कि जिनके हाथ में बच्चा और एक में पर्स होता है, कि जिनके हाथ में बच्चा और एक में पर्स होता है, कि जब निकले ये बाहर तब हमेशा खर्च होता है, और जब हो बीबी मायके में तभी कम दर्द होता है, सिकन हो जिनके माथे में विवाहित मर्द होता है, सिकन हो जिनके माथे में विवाहित मर्द होता है। और मुझे लगता है ना कि जैसे औरतें जो होती हैं वो जितनी ज़्यादा शादीशुदा के बाद जितनी उनकी उम्र बढ़ती है उतने ज़्यादा ग्लो उनके चेहरे पे आता जाता है। जब वो माँ बनती है तो थोड़ा सा और ग्लो आ जाता है, जब वो सास बनती है और ग्लो आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मर्द की शादी हो जाती है
कुछ तो ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है कि उसके ना बाल धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। जब सर के देख रहा हूँ तो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि 10 साल तो सर को हो गए शादीशुदा जिंदगी में। सही है सर। बाकी आजकल कुछ लोग के पहले भी जाने लगे, ठीक है। तो मुझे भी शादी की बड़ी चिंता हो गई थी, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। पहले तो मेरा कि मैं लड़का एक कुंवारा हूँ, मैं लड़का एक कुंवारा हूँ, अपनी किस्मत का मारा हूँ, शक्ल से बेचारा हूँ और पैसे ठीक कमा रहा हूँ। मैं लड़का एक कुंवारा हूँ और अपनी किस्मत का ही मुझ पे पड़ा जोर का चांटा है। दोस्त के सारे बच्चे मुझको कहते अब तो चाचा है, और जो मुझसे छोटे थे उनके भी हाथ हुए पीले, कुछ दिखते थे काले कौवा, कुछ हालत से थे ढीले। और जो मुझसे छोटे थे उनके घर पर न्योते पड़े हुए, जो छोटे मुझसे थे उनके घर पर न्योते पड़े हुए, उनकी तक हो गई शादी जो सामने मेरे बड़े हुए। और कहानी देगा साहब कि विद्यालय में एक कन्या से लव का मैनेजमेंट हुआ, उसके दिल में मेरा फोटो पक्का परमानेंट हुआ। मैं हिंदी माध्यम का लड़वा, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ती थी। मैं कक्षा 10 का लड़का था, वो कक्षा 11 में पढ़ती थी। और उसके प्यार में क्लासरूम के कितने चक्कर काट लिए, विद्यालय के कोने कोने कदमों से ही नाप लिए, विद्यालय के कोने कोने कदमों से ही नाप लिए। और उसके लव जादू ने हम पर ऐसा तगड़ा कोप किया, उसी बरस कक्षा 11 में विद्यालय में टॉप किया। और उसके टीचर बनने का सपना मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने भी कॉलेज डिग्री में इंग्लिश में बीएड किया। और पता नहीं लड़की के पीछे ऐसी गद्दी बननी है, जिससे प्यार करता था मैं वो 2 बच्चों की मम्मी है। और दोस्त के सारे बच्चे अब तो मुझको चाचा कहते हैं, दोस्त के सारे बच्चे अब तो मुझको चाचा कहते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे मुझको मामा कहते हैं। और जहाँ पे कोई नाव ना आती ऐसा एक किनारा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एक कुंवारी लड़का एक कुंवारा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पहले के टाइम पे ऐसा होता ना कि लड़कियां सरकारी जॉब वाला लड़का ढूंढती थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद क्वालिफिकेशन थोड़ी सी और बढ़ गई है। जैसे कि मैं एक लड़की के घर पे रिश्ता देखने गया था, हमारे चाचा जी की शादी होनी थी। तो हम जैसे चाचा जी के साथ अपने लड़की वालों के घर गए ना, तो उन्होंने पूछा लड़का काम क्या करता है। तो हमने कहा कि जी बिजनेस है हमारा, बढ़िया सा किराने की दुकान चल रही है। एकदम से उसकी मम्मी ने एक ऐसा सवाल पूछा कि हम चौंक गए। उन्होंने कहा झाड़ू लगानी आती है क्या, खाना बना लेते हो। चाचा ने कहा जी हाँ बना लेता हूँ। तो कहता हाँ ठीक है फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मुझे समझ में आता है कि लड़कों को ना खाना बनाना झाड़ू ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। तो उस पर एक कविता लिखी थी मैंने कि लड़कियों को कैसा पति चाहिए होता है, कि इनको पति नहीं सर्वेंट चाहिए, इनको पति नहीं सर्वेंट चाहिए, कुछ वक्त को नहीं ये परमानेंट चाहिए। और या तो बिजनेस बाप का करोड़ों का रहे, वरना तो नौकरी में गवर्नमेंट चाहिए, वरना तो नौकरी में गवर्नमेंट चाहिए। एक बार में जो इनकी सारी बात मान ले, एक बार में जो इनकी सारी बात मान ले, कि कर ले झाड़ू पोंछा बर्तन भी मांझ ले, खाना बनाने में ना कोई कमी मिले, रखती है व्रत की इनको नौकरपति मिले, रखती है पति की इनको नौकरपति मिले। और ये देखो साहब लड़कियों की डिमांड आजकल बहुत सारी होगी, ये चाहिए वो चाहिए, गुची एलवी की चीज़ें चाहिए। तो उस पर लिखा था कि इनके सृजन के क्रेडिट से ईश्वर भी डर गया, इनके सृजन के क्रेडिट से ईश्वर भी डर गया, सुन के डिमांड इनकी ईश्वर मुकर गया, वो भी है कम की इनको पारस मणि मिले, लगती है व्रत की इनको नौकरपति मिले, रखती है व्रत की इनको नौकरपति मिले। और साहब देखिएगा कि मुझे कैसी बीबी चाहिए, आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे कैसी बीबी चाहिए उस पर एक करता हूँ। और फिर जॉनी ले साहब को मुझे एक शेर याद आया था। जॉनी ले साहब कहते हैं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती, जी यार ये सब क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो फिर एक शेर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था कि अपनी इन हरकतों पर विराम क्यों नहीं लेती, अपनी इन हरकतों पर विराम क्यों नहीं लेती, बची खुची अकल से काम क्यों नहीं लेती, ओए सुअर यार ये सब क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम। आपके होस्ट को बुलाता हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। एक बार हमारे आदित्य के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और आदित्य को देख के मुझे भी 4 पंक्तियां याद आ गई जो मैंने मेरे मम्मी पापा जी के लिए लिखी थी और अपने लिए, कि आप सबको पीछे से कहना है कि हमारे पापा की। आप लोग कहेंगे ठीक है क्या, हमारे पापा के घर में है सरकार हमारे पापा की, के घर में है सरकार हमारे पापा की, पर मम्मी है सरदार हमारे पापा की। और आदित्य के बारे में बता रहा हूँ आपको कि ये कैसा है कि घर में है सरकार हमारे पापा की, मम्मी है सरदार हमारे पापा की,
और खुद ही खुद में खुद को कोसे जाते हैं, कि खुद ही खुद में खुद को कोसे जाते हैं। औलाद बिगड़ गई यार हमारे पापा की। तो एक बार आदित्य के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया आदित्य, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। आप लोग बहुत बढ़िया देख रहे हैं और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। दोस्तों, अगले कॉमिक को मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया इंदौरी शो है भाई साहब। वो इतने चालू आदमी होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कोई भी जॉब नहीं करता है, क्योंकि इसका मानना है कि जरूरी नहीं आप जिंदगी में मेहनत करके सफल हो, आप किसी सफल व्यक्ति की छाती पर बोझ बन के भी रह सकते हैं। तो ऐसे एक बार शुभम यादव के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। प्लीज मेक सम नॉइज। हेलो हेलो हेलो, कैसे सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार एक बार क्या होता है ना कि एक रात में एक चोर जाता है एक बुढ़िया के घर में चोरी करने के लिए। तो बुढ़िया उठ जाती है, खाट पे बैठी लेटी रहती है एकदम। तो बुढ़िया से देख लेती है कि चोर है, तो बोलती है कि चोरी कर लो, अब तो आ ही गए हो आप यहाँ पर, चोरी कर लो, मैं आपको तिजोरी की चाबी भी दे देती हूँ, लेकिन मेरे को एक सपना आया है, आप उसका आंसर दे दोगे? तो चोर बोलता है हाँ बताइए। तो बोले एक रेगिस्तान है, वहाँ पर एक चील आती है, चील उड़ते हुए आती है और नीचे आती है और बोलती है, चिल्लाती है, पंकज पंकज पंकज, इसका क्या मतलब है बेटा? तो चोर बोलता है इसका क्या मतलब है यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उतने में जो बुढ़िया का बेटा रहता है पंकज नाम का बॉडी बिल्डर, वो बाहर आता है और वो देखता है चोर तो उसको मारने लगता है। तो चोर को मारता है तो चोर बोलता है मुझे और मार भाई, मुझे और मार, मुझे पता रहे मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि एक चिड़ियाघर रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गोरिल्ला रहता है, जिसके कारण बहुत भीड़ लगा करती थी उस चिड़ियाघर में। तो उस चिड़ियाघर में वो गोरिल्ला मर जाता है। अब जब मर जाता है साहब, तो उस जगह आना, चिड़ियाघर में लोग आना कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो चिड़ियाघर वाले भी टेंशन में, वो ट्राई करते हैं कहीं से गोरिल्ला मिल जाए, लेकिन उनको मिलता नहीं है। लेकिन चिड़ियाघर बहुत घाटे में चलता है, तो वो करते हैं कि आप सत्यम भाई को बोल देते हैं कि एक काम करो, आप ना गोरिल्ला का गेटअप बना लो, पूरा का पूरा मेकअप कर लो और आप वहाँ गोरिल्ला का गेटअप करके रहा करो। तो कर देते हैं और व्हाइट गोरिल्ला इनको बना देते हैं प्रॉपर ये, और रहने लगते हैं वहाँ पर। तो भाई व्हाइट गोरिल्ला ये सुन के और ज़्यादा ऑडियंस आने लगती है और पब्लिक आने लगती है वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा चलने लगता है। तो संडे के दिन एक बार बहुत भीड़ होती है, ये नाचने लगते हैं खुशी खुशी, तो ताली बजाते हैं सब। तो कलाकार आदमी अंदर से और इच्छा होती है, तो ये चढ़ने लगते हैं जाली पे। जैसे ही जाली पे चढ़ते हैं तो और तालियां बजती है, तो ये अगली वाली जाली में चले जाते हैं। वो शेर का पिंजरा रहता है, उसमें चले जाते हैं और गलती से इनका हाथ छूट जाता है, ये नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही गिर जाते हैं तो अब इनको डर लगने लगता है, तो वो एकदम ही अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तो उतने में शेर बोलता है कि भाई कपड़े मत उतार, नहीं तो मेरी भी जॉब चली जाएगी। मैं एक बार मेरी गर्लफ्रेंड के घर गया, तो उसका जो छोटा भाई था वो 2 सुतली बम को बांध के जला रहा था। मैंने बोला भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार, तुम तो 2 सुतली बम को बांध के जला रहे हो। तो बोल रहे हाँ हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बम है कि अगर हम एक एक करके जलाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो उस दिन मुझे मेरी गरीबी का एहसास हुआ कि जो सुतली बम खुले आते हैं वो भी उसका भाई बांध बांध के जला रहा है, और मैं जो बंधे बम आते हैं मैं भी खोल खोल के जलाता हूँ यार। गर्लफ्रेंड बन नहीं रही थी, तो मैंने कुछ ऐप होते हैं वो डाउनलोड करे, उसके कारण इजीली बन जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, एक अपना इधर ही पास में अच्छी कॉलोनी से एक मैच आया, मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं वहाँ पर। अब अपन गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए, R15 लेके दोस्त की गया, लड़की सामने थी, मैंने सोचा थोड़ा सा स्टंट मारते हैं, अच्छा लगेगा। जैसे स्टंट मारा गाड़ी ही स्लिप हो गई, तो मैं घिसड़ता हुआ उस लड़की के पास जाके गिरा और मेरा पूरा इधर चोट लग गई। पहली मीटिंग है हमारी, पहली डेट है, और वो मुझे उठा के अस्पताल लेके गई। मुझे नहीं पता था वो कोरोना पास आउट डॉक्टर है सारे। मुझे जब पता पड़ा, जब उसने मुझे 5 यहाँ पर टाके मारे और अपने इंटर्न को बोल रहा है कि पहला वाला टाका देखो आज कितना परफेक्ट लगा लिया मैंने। अगर आप में से किसी को बॉटल चढ़ी होगी तो आपको पता है वो निडल रहती है, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो इजीली वो निकल जाती है और आप जा सकते हो। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, उन्हें भी नहीं पता थी। तो ये नली और बॉटल उठा के मेरे साथ गए, वहाँ एक हाथ से लिक्विड चढ़ रहा था। मैं आया वापस, उन्होंने बोला इंजेक्शन लगना है, मैंने बोला ठीक है सर लगा दीजिए, लेकिन मुझे डर लगता है, मेरी जो फ्रेंड है उसको बुला लाओ। तो वो बुला कर लेकर आए, उसने हाथ में हाथ रखा, बोला डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा अब लगा दो इंजेक्शन। बोल रहा ये वाला इंजेक्शन हाथ पे नहीं लगेगा। साहब वो चली गई। ऐसे ही चल रहा है जीवन में। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में कभी गेम्स होते, एनुअल फंक्शन में कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, आप लोगों ने कभी पार्ट लिया है? मैम आपने लिया? आपने लिया? क्या बने थे सर आप? भीम बने थे, महाभारत के? अरे बहुत सही, सही है। क्या था? सही है, बढ़िया। हमारे स्कूल में भी होते रहते थे प्ले। एक बार हुआ क्या कि स्कूल में प्ले हो रहा था,
और उन लोग वो था परियों ने लिया जादूगरों से अपने पिता की मौत का बदला, ये प्ले का नाम था। नाम से ही क्लियर है, परियों ने लिया जादूगरों से अपने पिता की मौत का बदला, मतलब मेन उनके पिताजी को मार देते हैं हम लोग, और उसी का बदले पे पूरा का पूरा प्ले था। अब चल रहा है, उस दिन उन लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, अगर आप लोगों ने देखा वो ड्राई आइस, तो वो पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। ऑडिटोरियम में उस दिन स्वर्ग लोक बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरा लगा दिया। अब दिक्कत क्या हुई, मैं उसके अंदर जादूगर बना था जो आक्रमण करने जाता है, तो मेरे को दौड़ना था। मैं दौड़ा, मुझे दिखे ही नहीं कि उसके पिताजी कहाँ मरे पड़े लेटे हुए हैं, तो गलती से उनके कान पे मैंने एक लात मार दी, तो जिसके मरने पर ही पूरा शूट हो रहा था वो आदमी उठ के बैठ गया। उसको इतनी तेज लगी, अब उसको लग रहा है कि पूरा धुआं धुआं है, वापस लेटूंगा तो कोई फिर मार देगा, तो वो बैठा ही हुआ है। परी का डायलॉग है, परी बोल रही है कि तुमने हमारे पिताजी को क्यों मारा? जादूगर बोल रहा है जिस तरह तुम्हारे पिताजी को मारा है तुम सबको मार दूंगा। पिताजी सांस ले रहे हैं। आक्रमण चल रहा है, 18 मिनट तक चला, कोई मर के लेटने को तैयार नहीं। हम सोच रहे हैं कोई मर भी नहीं रहा है, पिताजी भी जिंदा हो गए, सुलह ही कर ले क्या। हमारा ना काल नेमी करके एक मेरा दोस्त था, राक्षस बना था, तो उसको उस दिन सर्दी हो गई थी, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी, तो उसकी नाक आ रही थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, उसको सर्दी हो गई, तो उसका डायलॉग था जो अपोजिट पार्टी थी उसको बोल रहा है, उसके हाथ में तलवार थी, बोले वो तो मुझे तुम्हारे पास तलवार लेके आके मारना है। उतने में उसको सर्दी हो गई, बोल रहा अगर आज मेरे हाथ में धनुष होती तो यहीं से खींच के मार देता। यार हमारी ना गर्लफ्रेंड बन नहीं पा रही थी, हमने बहुत ट्राई करा, तो एक दोस्त ने बोला कि एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आती हैं लड़कियाँ तो बन जाएगी। तो हम लोगों ने उस इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, हम 8-10 लड़कों ने। अच्छा, एक दिन तो बहुत सुंदर लड़की आई एक, उसके बाद आ नहीं रही थी, रोज उसी के चक्कर में रोज जा रहे हैं कोचिंग, वो लड़की नहीं आ रही, 10 दिन हो गया जाते जाते वो लड़की नहीं आ रही है। तो एक दिन हम लोग रात को 11 बजे सबके सब 10 लड़के जा रहे थे पैदल पैदल, बस स्टॉप पे जा रहे थे, उतने में वो लड़की जस्ट क्रॉस होकर आगे गई। हमने बोला यार इसी लड़की के चक्कर में तो रोज कोचिंग आ रहे हैं, ये कहाँ है आजकल, इसे पूछते हैं। तो रात को 10 बजे वो वैसे ही घबराई हुई जा रही थी, हम 10 लड़के दौड़ के गए, उसको घेर लिया, बोल रहे कोचिंग क्यों नहीं आ रही हो आजकल। तो वो लड़की को और डर लगा, बोल रही कल से पक्का आऊंगी, और वो और तेज जाने लग गई, और हम भी उसके पीछे पीछे जाने लग गए क्योंकि हमको भी उसी डायरेक्शन में जाना था। लेकिन वो और तेज जाने लगी, वो दौड़ने ही लग गई, और वो दौड़े जा रही है, हमको भी लगा यार कि हो सकता है हम भी तेज तेज जाने लगे, हमारी बस आने वाली थी। उतने में दौड़ते जा रही, ठीक है, उतने में हमारी जो आखिरी बस थी वो जस्ट क्रॉस हुई, और थोड़ी आगे बस स्टॉप। अब दिक्कत ये कि उस बस को अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग घर कैसे जाएंगे, तो उस बस को पकड़ने के चक्कर में हम सबने दौड़ना शुरू करा, और वो लड़की तो बेचारी दौड़ ही रही थी। उसने सब पीछे देखा तो 10 लड़के दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे हैं, तो बोल रही माँ कसम कल से कोचिंग पक्का होंगी। और वो दौड़ते ही जा रही है, अब हम उसके पीछे रुक जाए जा रहे हैं। उतने में कहो बस जो थी एक जगह रुकी, हम लोग सब जा जाके, बस हमेशा की तरह भरी थी तो सब जा जाके गेट पे लटक गए। उतने में अब लड़की ने सब पीछे देखा तो 10 लड़के बस से उसका पीछा कर रहे हैं। 2 साल हो गए इस बात को, आज तक मुझे वो लड़की ही नहीं दिखी। थैंक यू, दैट्स माय टाइम। क्या बात है दोस्तों, एक बार शुभम यादव के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, और आई होप कि आपको वो लड़की दोबारा मिल जाए, पर इस बार आप अपने दोस्तों के साथ ना रहें। दोस्त बड़े बेकार होते हैं साहब, अगर आप दोस्तों के चक्कर में रहेंगे तो सिंगल ही रह जाएंगे, है ना, तो इससे बचें। दोस्तों मेरा नाम सत्यम गुरु है, और गलती से मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी औलाद हूँ। आप में से कोई घर में सबसे छोटा है कोई? अच्छा मैम आप हैं। मैं भाई आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। जो लोग घर में सबसे छोटे हैं ना, हम लोग केवल मजे लेने के लिए इस धरती पर लाए जाते हैं, मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। हाँ मैम, आप तो माँ बेटे दोनों ही रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब घर में सबसे छोटे व्यक्ति की बस उतनी ही इज्जत है जितनी की बैंड बाजे वालों में झुनझुना बजाने वाले की। हाँ, कोई झेल ही नहीं रहा है हमें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से हमारे दूध वाले को पक्का भरोसा है कि मैं मेरे माँ बाप का नौकर ही तो हूँ। हाँ, कल मुझसे कह रहा है अपने मालिक से कह देना मेरा हिसाब करा दे। मैं तेरा हिसाब तो मेरा मालिक करेगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इनसे बचपन में साइकिल मांगी। साइकिल कितनी छोटी सी चीज़ है, क्योंकि सर कंधे पर आटे की बोरी रख के पिसवाने जाते हुए बहुत शर्म आती है। और दोस्तों, तुम्हारी क्रश ने तुम्हें आटा पिसवाते जाते हुए देखा होगा। मेरे क्रश के ही बाप की आटा चक्की है। कैसे होगा हमारा मिलन? मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वो गल्ले पे बैठी, मैं कंधे पे आटे की बोरी रख के खड़ा हुआ हूं। वो अपने घर की रानी है, मैं अपने ही घर की नौकरानी। कैसे होगा हमारा मिलन? नहीं हो पा रहा है भाई, बड़ी दिक्कत है।
बट मैं सच बताऊं सर, आप दोनों को देख के ना ऑडियंस में मतलब मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आ गई। वो दोनों भी इतने ही क्यूट हैं, इतना ही प्यार है उन दोनों के बीच में। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे मम्मी पापा जी एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल रसिया और यूक्रेन की तरह। हाँ, एक दिन मैंने सुबह उठ के देखा रसिया यूक्रेन दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अरे यहाँ से मम्मी चिल्ला रही, यहाँ से पापा जी चिल्ला रहे हैं। मैं जाके मम्मी को समझाया, मम्मी क्या कर रही हूँ, अगला आपका पति परमेश्वर है सर। तब जाके कहीं मेरी माँ ने मेरे बाप को झाड़ू से मारना चालू किया। कह रही ये पति परमेश्वर है तो क्या हुआ, मैं भी तो आदि शक्ति हूं। हाँ? जिस दिन मेरी माँ रौद्र रूप धारण करती हैं, मैं समझ जाता हूं कि आज महिषासुर का वध निश्चित है। हाँ, कभी कभी तो भैंसा समझ के मुझे कूट देती हैं। अरे बड़ी दिक्कत चल रही है सर। और आप समझो, इतने के बाद भी आप लड़कों की दोस्ती देखो। मेरे पापा जी के दोस्त उनको प्यार से तोप बुला रहे हैं, तोप। और मैं सोच रहा हूं कि जिस आदमी की रोज सुबह शाम झाड़ू से पूजा हो रही है, ये तोप है भाई। कभी कभी तो मुझे बुरा लगने लगता था यार कि मैं इस तोप का गोला हूं। बट बापू अपने बहुत बढ़िया आदमी है, मैं सच बता रहा हूं। मतलब मैं झूठ नहीं, कसम से मेरे पापा जी की बस एक ही शादी हुई। हाँ, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उन्होंने मुझे, देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हंसी मजाक हम सब लोग कर रहे थे, बट मेरे पापा जी ने मुझे एक ज्ञान की बात दी। मैं सोच रहा हूँ कि आप तक भी वो बात पहुंचे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जिंदगी में हमेशा वही काम करना जो काम करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आए। कोई भी काम ऐसे मन मार के मत करना। और सर, इस चीज का मैंने स्पष्ट उदाहरण स्वयं मेरे पिताजी के रूप में देखा है। वो कुछ नहीं करते क्योंकि उनको कुछ नहीं करने में ही आनंद आता है। और चूंकि मैं उनका आज्ञाकारी पुत्र हूं, तो आप लोग मेरा देख ही पा रहे हैं। हाँ, और मैं कहता हूं वो आदमी करे भी क्यों कुछ, क्योंकि उनकी जो बीवी है ना, वो गवर्नमेंट जॉब में है। अब यहां जितने लड़के बैठे हैं, आप सब लोग कलेक्टिवली ये मुझे बताओ कि हमें अपने जीवन में इससे ज्यादा और क्या ही तो चाहिए। तो मैं भी अपने पिताजी के कदमों से कदम मिला के चल रहा हूं, तो ऐसी एक गवर्नमेंट जॉब वाली बीवी ढूंढ रहा हूं। हाँ, मैंने तो एक दिन मम्मी से पूछ लिया, मैं मम्मी एक बात बताओ, जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी तो आपने क्या ही तो सोच के पापा जी से शादी कर ली। तो कहती हैं, देखो बेटा, मैंने ना एग्जाम शादी के पहले दिया था, रिजल्ट शादी के बाद आया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो मम्मी आपकी कैसी भी हो, पापा जी की बहुत अच्छी है। मेरे पापा जी अद्भुत आदमी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हमारे मोहल्ले में दारू का ठेका खोला, पूरा मोहल्ला उसका विरोध कर रहा था, पापा जी ने चखने की दुकान खोल ली। एंटरप्रेन्योर बढ़िया आदमी है भाई। फिर इस सब के चक्कर में ना मम्मी को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि मुझसे कहती रहती हैं, सुनो लव मैरिज मत करना, लव मैरिज नहीं करनी, क्योंकि उनको लगता है मेरे दहेज में कार आएगी। आप सब लोग कलेक्टिवली एक बार मेरी तरफ देखो, सब लोग दहेज छोड़ो, लड़की ना दे। वो पूछ रहे हैं आपका लड़का क्या करता है, मम्मी कह रही जी हमारा लड़का तो चुटकुले सुनाता है। कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, पेट भरने के लिए क्या करता है, कह रहे हैं जी आर्टिस्ट आदमी है, 4 ताली बज जाए उसका पेट भर जाता है। अब मम्मी उनसे पूछ रही कि आपकी लड़की क्या करती, कहें जी हमारी लड़की तो कब्बाली में बैठ के तालियां बजाती। पापा जी खुश हो गए, कह रहे सही है, ये चुटकुले सुनाएगा, ये ताली बजाएगी, मजा ही आ जाएगा। बढ़िया दोनों आदमी है। मैं भी शुभम की तरह कुछ नहीं करता हूँ, अपने मम्मी पापा की छाती पे बोझ बन के ही रह रहा हूँ दोस्तों। पर मेरी ना जो ड्रीम जॉब है, वो मैं आपको बताऊँ, मेरी ड्रीम जॉब है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा घूमने को मिले, नई नई चीज़ें सीखने को मिले, है ना, रोमांच देखने को मिले। तो मेरी ड्रीम जॉब है नगर निगम में कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब मैं कुत्ता पकड़ने के लिए शहर के कोने कोने में जा रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, कभी मैं कुत्ते के पीछे, हाँ वो तो आगे था, हाँ कभी मैं कुत्ते के पीछे, कभी कुत्ता मेरे पीछे। एक दिन भाई साहब कुत्ता पकड़ते पकड़ते
एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, मैंने गुस्से में कुत्ते को काट लिया, मैं हिसाब बराबर। हाँ, पर भाई साहब मजे तब आए जब कुत्ता अपने पड़ोसी कुत्ते से कह रहा है कि मुझे केवल 14 इंजेक्शन लगे, कुत्ते को 28 लगवाने पड़े, क्योंकि कुत्ता अपने पड़ोसी कुत्ते से पूछा कि भाई अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। बोल रहा है भाई आजकल इंसानों से ज़्यादा, कुत्तों से ज़्यादा इंसानों में जहर पाया जाता है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, माय नेम इज सत्यम गुरु, यू आर अ लवली ऑडियंस। और आई होप कि आज का आपको हमारा ये युवा समय का खास प्रोग्राम जो कि स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर था, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग जोरदार तालियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए बजाएं। और मैं पुनः आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश की पूरी टीम की ओर से, चैनल की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि आप सब लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे कार्यक्रम को 4 चांद तक लगाए, उनमें 4 चांद लगाए, वहां तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। एक बार और आप लोग अपने लिए तालियां। थैंक यू गाइस।